जहाँ जहाँ हमारा बाल मनोविज्ञान आता है, चाहे किसी परीक्षा में हो, एनबीएस हो या केबीएस हो, हर जगह जो है इस पे प्रश्न बनते हैं। तो मुख्य टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो जो बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत है, जो इसके प्रतिपादक थे वे थे जेपी गिलफोर्ड महोदय। कौन थे? जेपी गिलफोर्ड महोदय थे। ये एक जो है प्रसिद्ध जो है मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो बच्चों, जो गिलफोर्ड का मानना था कि बुद्धि केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि यह कई प्रकार की मानसिक क्षमताओं का संगठित रूप है। जो गिलफोर्ड महोदय जो है ये बुद्धि को जो है कई प्रकार की मानसिक क्षमताओं का संगठित रूप मानते थे। और जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये किसी भी समस्या को हल करने के लिए 3 स्तरों पे काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है। 3 स्तरों पे काम करने के कारण जो है इसको हम त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा, इसको हम देखते हैं। गिलफोर्ड का मानना था कि बुद्धि केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि यह कई प्रकार की मानसिक क्षमताओं का संगठित रूप है। किसी भी समस्या को हल करने में हमारा मस्तिष्क जो होता है 3 स्तरों पे काम करता है, इसीलिए उन्होंने इसे त्रिआयामी सिद्धांत कहा है। ठीक है, तो बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत में कौन कौन से 3 भाग होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो जो बुद्ध का त्रिआयामी सिद्धांत है, तो उसमें जो हमारा प्रथम भाग है वे है संक्रियाएं। ठीक है, कौन सा भाग है? संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या बताती हैं कि इसमें मस्तिष्क जानकारी के साथ क्या करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी प्रश्न को समझना। ठीक है, किसी प्रश्न को समझना क्या होता है? ज्ञान होता है, कॉग्निशन होता है। ठीक है, याद रखना, ये हमारी स्मृति हो गई। ठीक है, नया विचार उत्पन्न करना। नया विचार उत्पन्न करना क्या होता है? ये हमारा अपसारी चिंतन होता है। और जो सही उत्तर चुनने की प्रक्रिया होती है वो हमारी अभिसारी चिंतन होता है। फिर होता है निर्णय लेना, यानी कि मूल्यांकन। तो हमारा मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है, ये बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रथम भाग है संक्रियाएं, ऑपरेशंस, उसके अंतर्गत आता है ऑपरेशन। ठीक है, इसमें ज्ञान की अवधारणा होती है, स्मृति होती है, अभिसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है, मूल्यांकन होता है। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान जो होता है किसी बात को समझना, किसी टॉपिक को समझना, किसी प्रश्न को समझना, ये सब हमारा ज्ञान है। और जो स्मृति है, याद रखना, किसी भी चीज़ को याद रखना, ये मेमोरी यानी स्मृति के अंतर्गत आता है। और अगर किसी प्रकार का सही उत्तर चुनने की प्रक्रिया आती है तो ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो हमारा अभिसारी प्रोडक्शन है, कन्वर्जन, ये इसमें आता है, कन्वर्जन प्रोडक्ट में। ठीक है, सही उत्तर चुनना और नया विचार उत्पन्न करना, यानी ये अभिसारी चिंतन होता है। और मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के अंतर्गत निर्णय लेना आता है। ये हमारी जो है प्रथम पार्ट संक्रियाएं थी। फिर बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो जो विषय वस्तु बताती है कि मस्तिष्क किस प्रकार की जानकारी पर काम करता है, कि जो हमारा मस्तिष्क है किस प्रकार की जानकारी पर काम करता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि कोई चित्र या आकृति अगर हम देखते हैं तो क्या है? दृश्य है। ठीक है, मस्तिष्क किसी चीज को देखता है या आकृति को देखता है तो दृश्य के अंतर्गत आता है। कोई आवाज आती है तो वह श्रव्य के अंतर्गत आता है। कोई शब्द या अंक होते हैं तो ये सांकेतिक होता है। फिर अर्थ, किसी चीज का अर्थ जो होता है वो अर्थगत होता है।
और लोगों का व्यवहार यानी व्यवहारगत। तो मस्तिष्क हमारा इसी जानकारी पे ज्ञान कार्य करता है, दृश्य के अंतर्गत काम करता है, सांकेतिक काम करता है, अर्थगत होता है और व्यवहारगत होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है विषय वस्तु आता है, कंटेंट्स के अंतर्गत आता है। इसी में जो बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा जो है पार्ट होता है वो उत्पाद का होता है। उत्पाद क्या होता है? यह बताता है कि मस्तिष्क सोचने के बाद क्या परिणाम प्राप्त होता है। जब मस्तिष्क सोचता है उसके बाद कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा ही। वो रिजल्ट क्या है? ये उत्पाद के अंतर्गत आता है। इसमें मान लिया इसके फलस्वरूप कोई तथ्य या इकाई हमको प्राप्त होगी। ठीक है, तो तथ्य यानी इकाई, यूनिट्स, समान वस्तुओं का समूह वर्गीकरण करना सीखता है, क्लासेस। ठीक है, तो मान लिया समान चीज़ों का समूह उसको एक तरीके से समझता है और इस प्रकार समान वस्तुओं के आधार पर मस्तिष्क हमारा वर्गीकरण करता है। मस्तिष्क जो होता है दो चीज़ों के सोचने के बाद दो चीज़ों के बीच संबंध स्थापित करता है। उदाहरण के लिए इस संबंध के अंतर्गत आता है किसी समस्या का समाधान करता है। ये हमारा प्रणाली के अंतर्गत आता है नई जानकारी या निहितार्थ निकालना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। फिर से समझिए उत्पाद का क्या क्या परिणाम होगा। इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणालियाँ। इकाई में कोई तथ्य निकल करके सामने आता है, वर्ग में जो है समान चीज़ों के आधार पर वर्गीकरण करना सीखता है, संबंध दो चीज़ों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करता है, प्रणालियाँ किसी समस्या का समाधान करता है। ये सब जो होती है हमारी उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसी में एक प्रणाली आती है रूपांतरण होता है। रूपांतरण में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें मस्तिष्क जो होता है किसी समस्या को हल करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सीखता है, यानी रूपांतरण किस तरीके होता है उसको सीखता है और नई जानकारी या निष्कर्ष निहितार्थ निकालता है। ये हमारा उत्पाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मान लिया इसको हमको समग्र रूप से समझना है उदाहरण के माध्यम से। तो कैसे हम समझते हैं? मान लिया शिक्षक पूछता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो यहाँ पे संक्रिया क्या होगी? हमारा मस्तिष्क सोचेगा, तो छात्र प्रश्न को समझता है और याद करता है। ये बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अंतर्गत क्या हो गई? संक्रिया हो गई। फिर इसमें विषय वस्तु आ गई। विषय वस्तु में क्या हो गई कि वह विज्ञान से संबंधित जो उसकी जानकारियां हैं उसका उपयोग करता है और निष्कर्ष क्या हो गया? वह सही निष्कर्ष देकर उत्तर देकर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। तो शिक्षक ने पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये क्या हो गई? हमारी संक्रिया हो गई। अब बच्चा उत्तर देना चाहता है तो अपने मस्तिष्क में कुछ न कुछ सोचेगा, विज्ञान की जानकारियों का उपयोग करेगा, जो उसको नॉलेज होगा उसका उपयोग करेगा। तो ये हमारी क्या हो गई? विषय वस्तु हो गई। अब बच्चा अगर उत्तर दे लेता है तो ये उत्पाद के रूप में आती है, यानी तीनों स्तर जो है इस उदाहरण में हमको मिल जाते हैं। जो गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत था वो सभी चीज़ों की जानकारी इसमें मिल जाती है। तो इसमें परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो जो इससे पूछा जाता है सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बुद्धि के जो त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हमारे जेफी गिलफोर्ड महोदय थे। इस सिद्धांत का उन्होंने नाम क्या दिया था? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल सिद्धांत। तो बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में कौन कौन से तीन आयाम होते हैं? तो जो बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में जो हमारे तीन आयाम होते हैं वे होती हैं संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु या उत्पाद। ठीक है, यही त्रियामी सिद्धांत है। अब इसको याद रखने की ट्रिक हम बता दे रहे हैं आपको। OCP। ठीक है, OCP अपने दिमाग में बैठा लीजिए। O से थॉट पर हमारा ऑपरेशन हो गया, C से हमारा तात्पर्य कंटेंट्स हो गया और P से हमारा तात्पर्य प्रोडक्ट हो गया। तो इस प्रकार संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, OCP, 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 ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इसी के साथ एक जानकारी और भी पूछी जा सकती है कि
जो बुद्ध का त्रियामी सिद्धांत था, मूल मॉडल में 120 बौद्धिक क्षमताएं बताई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 150 तक किया गया। ये भी पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या बनते हैं MCQ? जेपी गिलफोर्ड के बुद्ध सिद्धांत में 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो जो हमारे 3 आयाम हो गए, कौन कौन से हो गए इसमें? ठीक है, इसमें हमारी क्या हो गई, अभी आपको बताया गया, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ये हमारी बुद्ध के त्रियामी सिद्धांत हैं, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, OCP, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। आशा है कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बुद्ध के त्रियामी सिद्धांत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका निश्चित रूप से सही होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल पसंद आया है तो इसको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड नाइट।